क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र का पेपर है जो 25 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है? तो परंपरागत सिद्धांत, रंग का सिद्धांत, कर्म तथा धर्म का सिद्धांत, मृत्यु का सिद्धांत। तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत है, रंग का सिद्धांत भी है, कर्म तथा धर्म का सिद्धांत भी है। यहाँ पर पूछा है नहीं है, तो आपको बताना है मृत्यु का सिद्धांत नहीं है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, जनांकिकी यानी डेमोग्राफी शब्द का किस सन में पहली बार प्रयोग हुआ? 1835, 1847, 1855, 1865। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तीसरा नंबर है, किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? मजूमदार यो मदान ने, हार्वर्ड रिजले, अगस्त काम्टे, इनमें से कोई नहीं। तो जाति एक बंद वर्ग है, मजूमदार यो मदान ने कहा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, निम्न में से बाजार के आवश्यक तत्व कौन से हैं? क्रेता एवं विक्रेता, वस्तु एवं सेवा, प्रतियोगिता इत्यादि। तो ये तीनों बाजार के आवश्यक तत्व हैं। इसके बाद पांचवा नंबर है, महात्मा गांधी ने अस्पृश्य जातियों के लिए 1930 के दशक को किस नाम से संबोधन आरंभ किया? आदिवासी, हरिजन, पिछड़ी, दलित। तो इनका रखा गया नाम हरिजन। ठीक है। इसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब कार्यान्वित की गई? 1 नवंबर 1955, 1 नवंबर 1956, 1 दिसंबर 1957, 1 जनवरी 1958। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1 नवंबर 1956 में कार्यान्वित की गई। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 नंबर है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार है, किसने कहा है? एम के गांधी, जे एल नेहरू, एस सी बोस, अब्राहम लिंकन। तो लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार है, यह कथन है अब्राहम लिंकन का। भारत का सबसे बड़ा अस्थायी बाजार निम्न में से कौन सा है? पुष्कर मेला, सोनपुर मेला, गोविंद साहिब मेला, तिरुपति मेला। तो भारत का सबसे बड़ा अस्थायी बाजार सोनपुर मेला है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण के लिए जैविक एवं अजैविक सभी कारकों पर परस्पर संबंधों को कहते हैं? जीवमंडल, पारिस्थितिकी तंत्र, जलमंडल, वायुमंडल। तो पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक सभी कारकों का परस्पर संबंधों को कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। तो 11 नंबर प्रश्न है, स्ववाचन किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गहनतापूर्वक स्वयं को आत्मनिरीक्षण करने की योग्यता को स्ववाचन कहते हैं। गहनतापूर्वक स्वयं को आत्मनिरीक्षण करने की योग्यता को क्या कहते हैं? स्ववाचन कहते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बंध्याकरण क्या है? तो बंध्याकरण एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पुरुषों की नसबंदी तथा महिलाओं की नलिकाबंदी कर दी जाती है। बंध्याकरण एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पुरुषों की नसबंदी तथा महिलाओं की नलिकाबंदी कर दी जाती है। इससे गर्भधारण नहीं होता है। इसके बाद में है 30 नंबर प्रश्न,
मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे परिवार में वंश परंपरा माँ के नाम से चलती है। ऐसे परिवार में वंश परंपरा माँ के नाम से चलती है और माँ से पुत्रियों के वंश नाम मिलते हैं। मालाबार के नगरों में यही प्रथा प्रचलित है। इसके बाद 14 नंबर है, आदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है? आदृश्य हाथ से तात्पर्य उन आदृश्य शक्तियों से है। आदर्श हाथ से तात्पर्य उन आदर्श शक्तियों से है जो व्यक्तियों के लाभ की प्रवृत्ति को समाज के लाभ के रूप में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद है 15 नंबर प्रश्न, दिव्यांगों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? तो भावनात्मक हीनता, आवश्यक सुविधा से दूरी, सामाजिक बहिष्कार, अधिकारों का उपयोग न कर पाना आदि दिव्यांगों की समस्याएं हैं। भावनात्मक हीनता, आवश्यक सुविधा से दूरी, सामाजिक बहिष्कार, अधिकारों का उपयोग न कर पाना आदि दिव्यांगों की समस्याएं हैं। 16 नंबर है, एक आदर्श राष्ट्र का विचार क्या है? तो राष्ट्र की परिकल्पना उस रूप में की गई जो सांस्कृतिक दृष्टि से तटस्थ हो तथा सभी नागरिकों का एक समावेशात्मक भूभागीय राजनीतिक समुदाय हो। इसके बाद में 17 नंबर है, परियोजना कार्य किसे कहते हैं? तो परियोजना कार्य समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए किया जाने वाला व्यवहारिक महत्व का एक कार्य है। इस व्यवस्थित कार्य से उपयोगी ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। इसके बाद है 18 नंबर, लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं और उस देश के शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाती है। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं और उस देश के शासन व्यवस्था लोकतंत्र शासन व्यवस्था कहलाती है। ग्रामीण समाज क्या है? तो ग्रामीण समाज ऐसे संबंधित अथवा असंबंधित लोगों का समूह है जो एक दूसरे के साथ बड़े ही निकटता से जुड़े होते हैं। ग्रामीण समाज ऐसे संबंधित अथवा असंबंधित लोगों का समूह है जो एक दूसरे के साथ बड़े ही निकटता से जुड़े होते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, दांडी मार्च से आप क्या समझते हैं? तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 79 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी नमक के कानून को तोड़ने के निमित्त रवाना हुए। 24 दिनों के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो 21 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति का अर्थ समझाते हुए कृषक समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो हरित क्रांति का अर्थ है कृषि क्षेत्र में उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए आधुनिक तकनीकों, उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई सुविधाओं का उपयोग। इसका प्रभाव कृषक समाज पर गहरा पड़ा। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, किसानों की आय बढ़ी और भूखमरी कम हुई। हालांकि इसके कारण छोटे किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ा और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। इसके बाद में 22 नंबर प्रश्न है, सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है? भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है? सांस्कृतिक विविधता का अर्थ है एक समाज या देश में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों और जीवन शैलियों का सह अस्तित्व। भारत को अत्यंत विविधतापूर्ण देश माना जाता है क्योंकि यहाँ 2000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न धर्मों के अनुयायी रहते हैं और हर क्षेत्र की अपनी अनूठी परंपराएं हैं। यह विविधता भारत को अद्वितीय बनाती है और इसकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद में 23 नंबर प्रश्न है, कृषक एवं नौ किसान आंदोलन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। कृषक आंदोलन मुख्यतः परंपरागत किसानों द्वारा जमींदारी प्रथा, लगान और शोषण के खिलाफ हुआ, जिसमें उनका लक्ष्य भूमि अधिकार और सामाजिक न्याय था। नौ किसान आंदोलन आधुनिक समय में उभरा, जो मुख्यतः कृषि के बाजारीकरण, मूल्य निर्धारण और नीतिगत सुधारों पर केंद्रित है। यह आंदोलन मध्यम और बड़े किसानों द्वारा संचालित होता है, जबकि पारंपरिक कृषक आंदोलन छोटे किसानों और मजदूरों से जुड़ा था। इसके बाद 24 नंबर है, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? इसकी विवेचना कीजिए। उदारीकरण का अर्थ है आर्थिक नीतियों में सुधार कर, व्यापार, उद्योग और निवेश पर लगे प्रतिबंधों को हटाना। इसका उद्देश्य निजीकरण, वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है। भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के तहत उदारीकरण लागू हुआ, जिससे विदेशी निवेश बढ़ा, लेकिन असमानता और रोजगार की चुनौतियां भी सामने आईं। इसके बाद में है 25 नंबर, जनसंचार के साधनों के परिवर्तित स्वरूपों की विवेचना कीजिए। जनसंचार के साधनों में प्राचीन समय से लेकर आधुनिक युग तक कई परिवर्तन हुए हैं। पहले पत्र पत्रिकाएं और रेडियो प्रमुख साधन थे।
बाद में टेलीविज़न ने दृश्य श्रव्य माध्यम को लोकप्रिय बनाया। वर्तमान में इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म जनसंचार के मुख्य साधन बन गए हैं। ये साधन अधिक त्वरित, प्रभावशाली और व्यापक पहुंच वाले हैं, जिससे सूचना का आदान प्रदान तेज और सरल हो गया है। इसके बाद में है 26 नंबर, नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। तो नारी आंदोलन ने समाज में महिलाओं के अधिकारों, समानता और सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाई। इसने शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक सहभागिता में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया। पितृसत्तात्मक सोच और लैंगिक भेदभाव को चुनौती दी गई। इसके प्रभाव से दहेज प्रथा, बाल विवाह और घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक कुरीतियों पर अंकुश लगा, जिससे महिलाओं को स्वावलंबी और स्वतंत्र बनने का अवसर मिला। इसके बाद में है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। 27 नंबर है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। फिर यहाँ अथवा करके दिया है, कृषक सामाजिक संरचना की व्याख्या कीजिए। इस पर वैश्वीकरण के पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो अथवा करके दिया है, इसमें से आपको एक करना है। इसके बाद में है, पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण समाज में उत्पन्न परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है, भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है। तो ये प्रश्न सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इनको आप तैयार करेंगे। 27 में भी 2 प्रश्न दिए हैं, दोनों आपको तैयार करके जाना है। 28 में भी 2 दिए हैं, दोनों तैयार करके जाना है। फिर 29 नंबर प्रश्न है, ऐतिहासिक पद्धति किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। अथवा सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए तथा इसके स्वरूपों की विवेचना कीजिए। तो इसमें भी अथवा करके 2 दिए हैं और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयार करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आप देख सकते हैं, सबको अच्छे से तैयार करके जाएंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएंगे। ठीक है।